जनता की आवाज कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम को देखते हैं, बखूबी नए नए नेताओं को सुनते हैं। बहुत सारी जो समस्या रहती हैं उस समस्या के ऊपर जो है वो चर्चा की जाती है। समस्या का निजात जो है वो किस तरह से मिलेगा। तो आज हमारे साथ नेता डॉक्टर नरेश कुमार जो रहने वाले खैरल के हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं। ये बीजेपी के ओबीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं 2020-2021 में, और अब जो है वो मौजूदा समय में जेके अपनी पार्टी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हैं। तो अब जो है वो डॉक्टर साहब के साथ बातचीत करेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि एमएलए की इलेक्शन भी ये कंटेस्ट करें। तो आप लोगों को जितने भी सवाल रहेंगे तो आप लोग जो है वो आज पूछ सकते हैं। लाइव में जो है वो आधा घंटा तक जो है वो इंटरव्यू रहने वाला है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पौनी की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, पौनी तहसील पौनी ब्लॉक के लिए जो है वो आप कमेंट जरूर करें। तो डॉक्टर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है रियासी जेके न्यूज में, और आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राम जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद आज मौका देने के लिए, और दूसरा धन्यवाद आपको कि जो आपने ये जनता की आवाज़ कार्यक्रम शुरू किया है, इसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। क्योंकि जनता की आवाज़ में जिन नेताओं को आपने यहाँ बुलाया और उनका इंटरव्यू किया, इनका सीधा संवाद लोगों तक पहुंचा और लोगों को इनके बारे में पता चला कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी सोच क्या है और ये अपने पौनी ब्लॉक के लोगों के प्रति कैसा भाव रखते हैं। इसके लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं, और बाकी आपके दर्शकों का और पौनी ब्लॉक के जितने भी लोग हैं, हिंदुओं को मेरा प्रणाम, मुसलमान भाइयों को मेरा आदाब और सिख भाइयों को मेरा सत श्री अकाल। तो इसके आगे आप जैसा जी डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि आप ना ओबीसी मोर्चा के यहाँ पर भाजपा के साथ जो है वो जुड़े हुए थे। तो 2021 में बताया जा रहा है कि ये 2021 में तक जो है वो आप रहे थे, उसके बाद आपने जो है वो भाजपा का दामन छोड़ दिया था, क्या कारण रहा था? राम जी, मैं 2021 में ओबीसी मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। उससे पहले मैं एक कार्यकर्ता रहा भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसे कार्यकर्ताओं में से रहा हूं जो ईमानदारी से काम करते हैं। मेरा काम जनता के बीच जाना था और उनके मुद्दों को उठाना था, उनके मुद्दे बड़े नेताओं तक पहुंचाने थे। वो करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा। लेकिन जब इनकी सरकार 2014 में आई, उसके बाद जो हमारे मुद्दे थे उन पे जो गौर था वो नहीं हुआ। आज पौनी ब्लॉक के मुद्दों पे आप चर्चा कर रहे हैं। आज पौनी ब्लॉक 2024 लग चुका है, वही 2014 के मुद्दे 2024 में क्यों है, ये सवाल बनता है। तो ये मेरा मुद्दा रहा। एक तो जिस कम्युनिटी के बारे में जिसके लिए मुझे बनाया था, मेरा फर्ज बनता था, मेरी ईमानदारी के साथ उस कम्युनिटी के लिए काम करने का फर्ज बनता था, मैंने किया। और जब मैं उस कम्युनिटी के बारे में इनसे पूछता था तो ये चुप हो जाते थे। जब मैं डेली वेजर के विषय में इनसे बात करता था, क्योंकि पौनी ब्लॉक में भी डेली वेजर्स जो बहुत तादाद में हैं, वो दर-बदर हो, उनकी जिंदगियां खराब हो गई बेचारों की, उनके बच्चे पढ़ाई से महरूम रह गए और सुविधाओं से महरूम रह गए। उनके बारे में जब बात करते थे तो तब इनकी चुप्पी हमें निराश करती थी। बेरोजगारी पे हम बात करते थे तब भी इनकी चुप्पी हमें निराश करती थी। फिर करते करते ऐसा जब हुआ तो हमने एक अल्टीमेटम इनको दिया कि हाँ, अगर 3 महीने तक इन मुद्दों पे अगर कोई बात नहीं होती तो हम पार्टी को अलविदा कर देंगे। और सच में ऐसा हुआ, इन्होंने 3 महीने तक हमें कोई जवाब नहीं दिया, इन मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई, तो कुदरती तौर पे हमने पार्टी को छोड़ना पड़ा। जेके अपनी पार्टी के साथ आप जुड़े हैं, वो किस तरह से आप जुड़े? देखिए, जेके अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उनका अपना मैनिफेस्टो है, उसमें साफ तौर पे जिन मुद्दों के लिए हम बोलते थे फील्ड में जाके, उन मुद्दों को उजागर कर, चाहे वो डेली वेजर का मुद्दा है। हमारे मुखिया अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है जम्मू कश्मीर में तो हम पहले 2 महीने में डेली वेजर का मुद्दा हल कर देंगे। क्या एक बताया जाता है कि जेके अपनी पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट हर पार्टी करती रहती है। उनका अपना मैनिफेस्टो, जिस पार्टी का अपना मैनिफेस्टो, वो दूसरे की बी टीम कैसे हो सकती है? बी टीम ही बनना था तो फिर अपनी पार्टी का तो कोई मकसद नहीं बनता। अल्ताफ बुखारी एक ईमानदार नेता है, पढ़े लिखे नेता है और गरीब नेता नहीं है। उनको भ्रष्टाचार करने के लिए पार्टी नहीं बनानी है, उनको लोगों की सेवा करने के लिए पार्टी बनानी है। बी टीम जो कहते हैं, जो लोग बी टीम कहते हैं, वो तो पहले बी टीम रह चुके हैं भाजपा की। ये सवाल तो आपको उनको पूछना चाहिए।
क्योंकि रविंद्र राणा साहब से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि इलेक्शन इसलिए कंडक्ट किया हमने, वहां पर बैट बॉल चलेगा, किसको वोट देंगे, तो वो कहते हैं कि बैट बॉल चलेगा। देखो शायद ये इशारा रहा होगा। अरविंद रैना जी का अपना निजी फैसला हो सकता है। उन्होंने तो इलेक्शन लड़नी नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने एक भी सीट पर इलेक्शन नहीं ली, फिर भी वोट तो उन्होंने किसी को देना है ना। जी जी तो उस हिसाब से किसी को भी अपना समर्थन दे सकते हो। डॉक्टर साहब, अगर आपकी सरकार जीती है तो क्या आपके जो आपको लगता है कि पौनी ब्लॉक के लिए जो इशू हैं सबसे पहले वो उजागर होने चाहिए, वो बनने चाहिए, जो कब का डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ये मुद्दे हैं पौनी में जो हल होने चाहिए थे, कई साल पहले होने चाहिए थे, आज तक नहीं हुए? देखिए, एक पौनी ब्लॉक की मैं क्या बात करूं, पूरे देश में ही ऐसा ही चल रहा है। पौनी ब्लॉक में सबसे पहले तो हमें शिक्षा जा चुका है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्कूल जो है वो आज 200 स्कूल करीब बंद हुए हैं, ये हाँ। आंकड़ा बताया जा रहा है। ये स्कूल, हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं कि 200 स्कूल तकरीबन बंद हो चुके हैं। अब एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हम बहुत सारी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 200 स्कूल बंद करना ही इनका जो काम है, इनके जो कार्य। बच्चे कम आ रहे हैं स्कूल में, लगता है आपको? यहाँ बच्चे जो हैं वो प्राइवेट वाली साइड ज्यादा जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे कम पढ़ा रहे हैं, जहाँ लोगों को इंटरेस्ट नहीं है कि सरकारी स्कूल में बच्चे छोड़े, इसलिए देखो जी, अगर आप अपना स्तर ठीक करें तो क्यों नहीं सरकारी स्कूल में बच्चे आएंगे। एक चीज और देखने में आई है, जो सरकारी अमला है, खासकर जो शिक्षा के केंद्र में जो टीचर हैं, उनको तो दे दिया इन्होंने बाकी डिपार्टमेंटों का काम। कोई सर्वे करना है उन्होंने करना, BLO वो हैं, सारे वोटर्स का हिसाब किताब उन्होंने रखना है। वो आधे टीचर तो वहाँ अटैच रहते हैं, तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा? नई भर्तियां ये कर नहीं रहे हैं, स्टाफ की पहले से कमी है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो पढ़ाई का स्तर तो नीचे जाएगा ही जाएगा। ऐसा आपको लगता नहीं है कि जो सरकारी टीचर होता रहता है, उनके जो बच्चे हैं मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल में वो जाते हैं, जबकि उनके अपने बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, वो सरकारी स्कूल में नहीं छोड़ते, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं? तो क्या इसमें गवर्नमेंट ने ये देखना चाहिए कि उनके बच्चे भी जो है वो प्राइवेट स्कूलों में ना जाए, सरकारी स्कूलों में छोड़े, ताकि और भी बच्चे आए? क्योंकि अगर वो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में छोड़ते हैं तो गरीब से गरीब ही ये सोचता है कि हम भी अपना बच्चा जो है वो अकेडमी में छोड़ेंगे, क्योंकि शायद वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती होगी। ये भी लोगों में जो देखिए, ये तो एक फैशन सा बन गया है कि हम सरकारी से उठ के प्राइवेट में जाएंगे तो हो सकता है अच्छी शिक्षा देंगे। एक तरफ तो एक चीज तो ये भी हो सकती है, दूसरी गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं, जो टीचर रहते हैं, वो भी दूसरी चीज ये भी हो सकती है अपनी नाकाबिलियत वो दिखा रहे हैं। देखा होगा आपने, मैक्सिमम जो है वो ज्यादातर जो टीचर्स हैं जो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में लगे हुए हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने बोला ना, एक तो फैशन बन गया है कि हम अपने बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। हालांकि पढ़ाई तो एक जैसी हिंदुस्तान एक है, सबसे सिस्टम एक है, तो पढ़ाई लिखाई एक जैसी ही है। समझ ये नहीं आती कि अपने बच्चे प्राइवेट में क्यों डालें। इसका यही एक कारण तो मैंने ये बताया कि स्कूलों का स्तर, जो सरकारी स्कूलों का स्तर है वो बहुत गिर चुका है। उनके ऊपर लोड इतना डाल दिया है सरकारी टीचरों के ऊपर, वो पढ़ाएंगे कब? इसी वजह से कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्या उधर हम खुद बच्चों को टाइम नहीं दे, अपने बच्चों को कहाँ दे पाएंगे। इसलिए हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो। डॉक्टर जी, आपने क्या सोचा हुआ है कि अब इलेक्शन तो आपने अभी कोई भी कंटेस्ट नहीं किया, तो क्या डॉक्टर साहब कौन से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने वाले हैं? हमने सुना है कि डॉक्टर साहब जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि MLA की इलेक्शन भी कंटेस्ट करें। तो क्या विचार है आपका? लोग अगर साथ देते हैं तो क्या करने वाले? देखिए, इलेक्शन लड़ी जाती है लोगों के ऊपर। अब आपने ऐसी डिबेट शुरू की है तो लोग सुन रहे हैं, ये घर घर तक पहुंच रहा है। कैसा रिस्पांस आता है? लोग अगर चाहते हैं कि पौनी ब्लॉक से कोई कैंडिडेट आए, देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, रियासी से कैंडिडेट आए, कटरा से कैंडिडेट आए, पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी एक थी, बमाग से कैंडिडेट आए। अगर कैंडिडेट नहीं मिला तो पौनी से नहीं मिला हमें। ये मैं पौनी के नेताओं की नाकाबिलियत भी समझूंगा कि वो आगे नहीं आए। मैं पार्टियों के साथ ज्यादा जुड़े रहते हैं, खुद पीछे रहते हैं। मैं एक बात और बता दूं, 2014 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, मैं और एक मेरे दोस्त, हम दोनों अजीत शाह जी के पास आए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके कार्य को प्रणाम करता हूं, क्योंकि जितना समय उन्होंने पौनी ब्लॉक में दिया वो डिजर्व भी करते थे, लोग उनको चाहते भी थे, और भगवान करे उनको अच्छी जगह स्वर्ग में जगह मिले। मैं 2014 में कम से कम हमारी बात 3 घंटे तक चली।
और हम इस नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। डॉक्टर साहब आप इलेक्शन लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैं सपोर्ट किस तरह करेंगे? आप अगर पार्टी छोड़ते हो, मैं भी पार्टी छोड़ता हूं, पौनी ब्लॉक के लिए हम कुर्बानी देते हैं दोनों। आप कौन सी पार्टी के साथ जुड़े थे तब भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं हमेशा पौनी ब्लॉक के लिए आगे रहा हूं। पार्टियों को तब तक तरजीह दी जाती है जब तक वो काम करती है। जब काम नहीं करती तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आगे आए, ईमानदारी की पॉलिटिक्स करें, शोशेबाजी की पॉलिटिक्स नहीं करें। ऐसी पॉलिटिक्स का क्या फायदा? पॉलिटिक्स का मतलब है लोगों तक पहुंचना और उनकी समस्याओं को हल करना। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। ये थोड़ी है कि कहीं मीडिया पर जाके बाइट दे दी, पॉलिटिक्स हो गई। यहाँ की बातें उठा के वहां बोल दी, ये पॉलिटिक्स होगी। हाँ पार्टियां हैं, हम पौनी ब्लॉक के साथ जुड़े रहे, लोगों के साथ, पार्टियों के साथ नहीं काम किया, हमने ढंके की चोट पर उनको छोड़ दिया। और आज भी कहते हैं कि हमें कोई लालच नहीं है कि खुद हम नेता बन जाए इसलिए आपके साथ जुड़े, ऐसा कुछ नहीं है। अब जनता बखूबी जानती है कि पौनी ब्लॉक में अगर कोई नेता हमें मिले तो हम उसकी सपोर्ट करें, तो ऐसा हो सकता है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं ही नेता बनूं। यहाँ बहुत सारे नेता हैं, मेरी इन नेताओं से बात होती रहती है कि हम ऐसा क्यों ना करें, एक बैठें, हमारी एक मीटिंग हो, एक एजेंडा तय हो पौनी ब्लॉक का, उसके बाद लोग फैसला करें कि किसको आगे आप मानते हैं कि काबिलियत है इनके पास, लेकिन हाँ खाली ये बाहर नहीं आते हैं कि बस सोचते हैं कि इलेक्शन कंटेस्ट करनी हो तो पैसा भी लगता है, वहां पर भी शायद इनके पाँव जो है वो थक जाते हो। देखिए हिम्मत तो करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए पड़ोसी के घर में पैदा हो, अपने घर में नहीं हो। तो ये कुर्बानियों का मार्ग है। अगर सच्चाई आपके दिल में है, ईमानदारी आपके दिल में है और लोगों तक आपकी पहुंच है तो आगे आना चाहिए। मेरा ये नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूं और मैं नेता बनूं, ये कभी हमारी सोच नहीं है, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। हमारे पिता ने हमें मेहनत और हक हलाल की कमाई पे पाला पोसा है और उन्हें जाते समय ये संदेश दिया था कि लोगों की सेवा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। तो इस तरीके की अगर कोई सोच रखता हो तो आगे आए, या तो सपोर्ट करे या सपोर्ट ले। तो हम हर तरीके से इनके साथ। अगर कोई अच्छा नेता जहाँ पे निकलता है वो बोलता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, किसी भी पार्टी के साथ नहीं, आजाद इलेक्शन लड़ूंगा, तो क्या सभी लोग सपोर्ट करने वाले हैं? बिल्कुल अनकंडीशन। कोई आपको सपोर्ट करता है? मैंने तो यही बोला, जा सपोर्ट करो या सपोर्ट लो। बात नेता बनने की नहीं है, बात पौनी के मुद्दों की है। नेता तो घर घर में 10-10 नेता हैं, पर लोगों के मसले तो नहीं हल हो रही है। सर सबसे पहले यहाँ पे जरूरी मसला जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का है। आप भी रहे हैं भाजपा के साथ, कहीं भाजपा में ये बात होती थी कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्रायोरिटी के रहे और लोगों के जो है वो मसले हैं, क्योंकि लोगों को इलाज नहीं यहाँ पे होते हैं। आप भी एक डॉक्टर हैं, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर कोई थोड़ी सी भी घटना हो जाती है तो उनको रेफर करना पड़ता है। इनके पास डॉक्टर नहीं है बेचारों के पास, पीएचसी है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस बना दिया कि ये कहीं ना कहीं इसमें क्या क्या बेनिफिट रहता है? देखिए आपके माध्यम से मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ ये जो मुद्दा है, तो जोरों शोरों से पौनी वाले उठा रहे हैं। बात ये है राम जी, शिक्षा पे मैंने बात की, दूसरी आ जाती हेल्थ पे। ये दोनों बेसिक चीजें हैं और दोनों ही गरीब लोगों के साथ जुड़े हुए मसले हैं। एक अमीर आदमी कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सकता है। परेशानी जब भी आती है एक गरीब आदमी को, मिडिलमैन आदमी को, उसके लिए तो इतनी परेशानी है। ये आपने पूछा कि ये जब बातें होती थी, हाँ बिल्कुल होती थी, लेकिन इस पे हल नहीं हुआ। बात आ जाएगी, सरकार कर देंगे। और मैं एक चीज और भी बता दूं, सिर्फ पौनी में ही नहीं, रियासी से लेके पौनी का देख लो कितना फासला है और पौनी से लेकर बामला तक देख लो कितना फासला है। इनके बीच ज्यादा नहीं, एक एक हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए और ये जो हॉस्पिटल है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो तब जाके इन लोगों को राहत मिलती है। देखा आप ही कवर करते थे, को मदाद से आता है बेचारा, रात पे 4 पाई पे उठा के 4 लोग उनके साथ उठाने वाले होते हैं, 10 लोग बेचारे उनके साथ और होते हैं, वो जाके पहुंचते हैं। इधर आगे डॉक्टर नहीं जब मिलता तो उनको जम्मू जाना पड़ता है, जेब में पैसे नहीं होते, परेशानी तो होती है। लेकिन ये बात वही आएगी आगे कि नेता बनने को सब तैयार हैं, मुद्दों को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ये मुझे ये बताएं कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, इससे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोई बना दिया गया है, तो उसमें क्या बेनिफिट रहता है, क्या अंतर रहता है दोनों में? देखो अंतर ये तो डिमोशन हो गया ना, इसका डिमोशन हो गया। इसको तो आप सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में देखना चाह रहे थे और हो गया डिमोशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सवाल था, ये तो आप भाजपा के लोगों के साथ सवाल करें तो वो कहते हैं कि
फंड ज्यादा आता है, तो फंड का लगता कहाँ पे है? बेनिफिट क्या होता है? फंड ज्यादा आएगा क्या फर्नीचर के लिए आता है कि दवाइयाँ फ्री में मिलती है जैसे अभी तो मिल रही हैं? क्या फंड आता है, क्या benefit देखो राम जी, मैं डंके की चोट पे बात करता हूं। ये लोग पार्टियों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें उनसे बेनिफिट लेने, हमारे इसीलिए वोट देते हैं। हमें प्रोटेक्ट क्यों करना है पार्टियों को? अगर आपने उनके पास ये मसले पहुंचाए हैं तो पूछो उनको, भाई कहाँ अटका हुआ है मसला। और फिर बात करते हैं आज यहाँ पे सरकार नहीं है, ये ड्यूटी बनी हुई है साहब, ड्यूटी सेंटर के अधीन होती है। अब जो भी फैसले होंगे सेंटर से होंगे। अब यहाँ गवर्नर बैठते हैं तो उनके हिसाब से वो सेंटर से फंड आएंगे, तो लाओ ना फंड। कहाँ गए आपके वो एमपी साहब जो 10 साल रहे? क्या कभी यहाँ दौरा किया? क्या इन नेताओं ने जाके वहां मेमोरेंडम दिए? अगर दिए हैं तो बताएं आपको कहाँ है उनका कोई लेखा जोखा है? तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई अपनी जिम्मेवारी लेने के तैयार नहीं है। ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। घर में बैठ के नेता नहीं बनेंगे, ये दौड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं, जैसे रोड हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, और ये मकान लोगों को आ रहे हैं PMAY के तहत, वो आपके गांव तक पहुंच रही हैं? देखो, सरकार की नीतियां, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री कोई और हो, ये स्कीमें चलती रहेंगी। ये हमेशा जब से सरकार बनी है तब भी आते थे, कम आते थे, अब ज्यादा आते हैं। इसके आगे जो सरकारें आएंगे वो हो सकता है इससे ज्यादा दें और कई किस्म के कानून आ जाएं। लेकिन बात इसमें आती है कि इसको आप डेवलपमेंट समझते हैं? अगर मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं, अगर इसको डेवलपमेंट समझते हैं तो मैं नहीं समझता फिर डेवलपमेंट का इशू आप लोगों ने उठाना चाहिए। ऐसी बातें आपको करनी नहीं चाहिए। ये सरकार की स्कीमें हैं, आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं? वो लोकल क्या हो रहा है? आप जो नेता हैं, आप क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं? जहाँ पर बस स्टैंड जहाँ पे नहीं है, हॉस्पिटल की हालत देख ली आपने, प्रमोशन की अगर डिमोशन हो गई है, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही है? ये बताते हैं कि अब इलेक्शन जो है वो जीतेगी, भाजपा सत्ता में आएगी तो वो करवा देंगे। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हाँ, हमारा MP जीतेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो ये रहेगा, जो हॉस्पिटल अपग्रेड करवाएगा वहां पर लेके आएगा। लेकिन बात यह है कि 60 साल 70 साल उन्होंने राज किया, 8-10 साल इनको भी हो गया, तो मसला। मेरे कई बार जब कोई भाषण देने का समय आता, मैंने बहुत बार बोला कि वही माइक, वही स्टेज, वही मुद्दे 70 साल के। काफी समय हमें भी हो गया सियासत में। जब ये लोग करना कुछ नहीं चाहते, वायदों के नाम पे वोट लेते हैं, तो ये जनता को सोचना चाहिए कि हमें वायदों के नाम पे वोट देने हैं या काम करने के नाम पे वोट देने हैं। आपने रोडों की बात की, मान रहा हूं कि 6 लेन 4 लेन जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, लेकिन जो लोकल हमारी रोड्स हैं उनकी क्या हालत है? रनसू शिप खोड़ी जाने वाली रोड की हालत आपने देखी? ये भी चीख चला के अब हो रहा है, थोड़ा काम चलो। देखो 2016 में इसमें ब्लैक टॉपिंग हुई थी, 2024 आ गया। 2016 में जब हुई थी, 1 साल लोगों ने सूख के सांस काटे होंगे। उसके बाद 2024 तक तकलीफें ही तकलीफें देखी रोड की। चाहे आप लिंक रोड देख लो, चाहे ये नेशनल हाईवे रोड देख लो, बुरा हाल रहा। लेकिन नेताओं ने वोट मांगने, अब ब्लैक टॉपिंग हो रही है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई सुध लेने वाला होगा। जब खड्डे पड़ेंगे, हो जाएगी खड्डे, 1 महीना इसकी चर्चा चलेगी, वाह होगी, बस उसके बाद ये मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। इस तरह से नहीं होता। हमें सबको ईमानदार बनना होगा, वोटर को ईमानदार बनना होगा, अपना जो वोट है वो ईमानदारी से करें, और नेता को ईमानदार बनना होगा कि हमने वोट लिए हैं जनता से, इनका जवाब देना है, इनका डर रखना है, तो डेवलपमेंट करें। तो ये जो लोकल हमारे नेता हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि हम कितनी बार जनता के पास गए हैं और कितने मुद्दे। अब तो लोग नाराज हो रहे थे, लोग तो इलेक्शन को भी बाइकआउट कर रहे थे। हो सकता है आने वाले समय में DDC BDC या MLA की इलेक्शन हो तो लोग बाइकआउट करें। ऐसा होना नहीं चाहिए। वोट तो देना अधिकार है लोगों का, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग परेशान थे। तो उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा? आपने देखा होगा मीडिया में भी लोग कहते हैं कि किसी की गली नहीं बनी, किसी का रोड नहीं बना, तो लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। जाना चाहिए लोगों को वोट डालने। बिल्कुल। देखो, जनता के पास और ऑप्शन क्या है? जब हार जाता है, थक जाता है, अगर नेता काम नहीं करता तो किसी और को दे दो। जब थक जाता है, देखो ना, उन्होंने पहले दिए होंगे किसी को, उसने भी नहीं किया, अब इनको दिए, इन्होंने भी किया, अब सोचते हैं तीसरे को देंगे, ये भी तो वायदे करके चला जाएगा। वोट देना चाहिए, परखो, दुनिया बदल रही है, आप भी बदलो, जांचो परखो। हम आंखें मीच के वोट दे देते हैं, फिर वो हमें मिलते नहीं है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। बिठाओ उनको,
पूछो बाय द लॉ उनसे। लोगों को इकट्ठा कौन करे, बात कौन करे? अब अगर आपने इलेक्शन को टेस्ट करनी है, अब इतना बड़ा इलाका है, आप भी एक एक बंदे के पास नहीं जा सकते हो। आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आप क्या लोगों के पास जा सकते हो? एक एक गांव में जा सकते हैं? देखिए, अगर मुझे इलेक्शन लड़ने का यहाँ मौका मिला तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। अगर टाइम मिला, 2-3 महीने का टाइम मिला, तो मैं घर घर जाऊंगा। देखो यहाँ क्या रिवाज चला हुआ, एक नेता खड़ा होता है, 10 उसके साथ उसके ठेकेदार खड़े हो जाते हैं। वो ठेकेदार लोगों के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब जीत जाता है वो ठेकेदार बेनिफिट ले लेते हैं और आम जनता बेचारी परेशान रहती है। सीधा संवाद होना चाहिए लोगों के साथ। सोशल मीडिया का जमाना है, थ्रू मीडिया से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, फिजिकली हम पहुंच सकते हैं। ये करना पड़ेगा। जब तक ये ऐसा सिस्टम हम नहीं करेंगे तो ये हमारा सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। ये जो सरकार ने डीडीसी बीडीसी लाए, तभी शायद लाए होंगे कि वहां पर अगर लोग नहीं पहुंच सकते तो ये इनके मुद्दे जो हैं वो हल करें। वहां पर भी एक ऑप्शन है, जरूरी है कि एमएलए ही बनकर ये सारे काम हो सकते हैं। अगर डीडीसी बीडीसी बन जाए व्यक्ति तब भी वो काम कर सकते हैं। देखो, एक पंच भी अगर ईमानदारी से काम करे तो बहुत सारे मसले उस वार्ड के हल हो सकते हैं। फिर आप सरपंच के चले जाएं तो सरपंच एक ईमानदार हो तो पूरे पंचायत के मसले हल हो सकते हैं। ऐसे ही डीडीसी बीडीसी आ जाएं तो इस तरीके से डेवलपमेंट तो हमारी हो सकती। बात वहीं पे आ गई कि हम क्या करना चाहते हैं। नेता तो बन के दिल में लोगों के प्रति हमदर्दी नहीं है, प्यार नहीं है, वोट धोखे से लेने हैं, तो उस तरीके से जो आम जनता वो ठगी जा रही है, तो हमारा जो डेवलपमेंट का कार्य है वो ठप होता जा रहा है। अब पौनी में कौन सी कमी है? अगर आप लोग, आपको कोई मौका देता है, अगर लोग मौका देते हैं, अब लोग कह भी रहे हैं कि हो सकता है कि दरिया के इधर से कि एक नेता जो है वो कोई तैयार करें पार्टियों को छोड़कर। अभी बात जो है वो लोगों की चल रही है। अगर आपको मौका दिया जाता है तो सबसे पहले कौन सा जो एरिया है जो लगता है आपको कि यहाँ पे डेवलपमेंट होने की जरूरत है? काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। अब मजाक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी रोड जो है वो बन रहा है, तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि सबसे पहले ये डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि लोगों को बेनिफिट हो, सभी लोगों को? देखो, ये पहाड़ों से जुड़े हुए एरिए हैं, यहाँ समस्या तो कभी खत्म नहीं हो सकती, पर हम प्रयास तो कर सकते हैं उनको दूर करने का। अब रोड अगर पहुंचती है मदार में तो उसके साथ बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी जरूरत रहेगी, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। आज पानी के लिए लोग परेशान हैं, पानी के लिए काम किया जा सकता है। बिजली के लिए परेशान है, बारिश पाकिस्तान में होती है, बिजली हमारी पौनी की बंद हो जाती है। लाइट जो है वो रात को 12 बजे बंद होती है, 2 बजे आती है। आपने देखा होगा कट हाँ। जो रकम बनाया हुआ है, पूछने वाला कोई नहीं है। देखो, जो ये काम करते हैं, आज गर्मियों के दिन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने परेशान हो जाते हैं कि बिजली जाने से रात को वो सोते नहीं है। देखिए, जहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, अगर यहाँ पे ये मुद्दे जो रहते हैं, जहाँ पर पंच सरपंच भी बात कर सकते हैं कि शेड्यूल आप चेंज कर दो, 7 बजे शाम को कर दो, 9 बजे तक कर दो, रात को 12 बजे लाइट जाती है। आप भी जानते हैं छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं, मच्छर खाते हैं, काटते हैं बच्चों को, तो काफी ज्यादा परेशानी जाती है। इसमें बात कौन करेगा? इसमें सरकार एमएलए तो नहीं करेगा। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनको भी सोचना चाहिए। एक तरफ तो करते नहीं है, ना तो डीडीसी करता, ना बीडीसी करता किसने की बात? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमने वोट दिए हैं। हाँ। एक अपना नुमाइंदा चुना है। वो बात करें। नुमाइंदा जो होता है वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो वहां तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम होता है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इतने बड़े ओहदे आपको मिले हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, फिर आप क्यों बात नहीं करते उनकी? आपको जाना चाहिए जो उनके तभी लोग परेशान होते हैं, तभी लोग बोलते हैं कि हमने आपको वोट नहीं करना है, आप समस्या हल नहीं करते। जरूरी नहीं है कि आप किसी की गली बना लो तब लोग पर समस्या से जो है वो निजात दिलवा सकते हैं। आप अगर कोई किसी का, अगर ये रोजमर्रा की जीवन है, अब देखिए आपकी लाइट जो है वो, मैं वही बता रहा था, 12 बजे बंद होती है, कभी 10 बजे बंद होती है, 12 बजे आती है, कभी 12 में बंद होती है, 2 बजे आती है। पूछने वाला कोई नहीं। अगर इनको पूछो तो बोलते हैं पीछे से बंद है जी, बात कोई करता नहीं है। आपने भी देखा होगा लाइट बंद हो रही है आपके एरिया में? बिल्कुल बंद हो रही है। आपने भी बात कर सकते थे, आपने भी की। बिल्कुल बिल्कुल बात हम करते हैं, हम पहुंचाते हैं, लेकिन जिम्मेवारी उन लोगों की बनती है जिनके पास पावर है। हम बात पहुंचाएं। वो कहेंगे कि हमारे पास ना तो सरपंच की पावर है, ना तो पंच की पावर है, लेकिन नेता तो है नहीं। अभी कुछ है ना, डीडीसी तो है अभी, वो तो बात कर सकते हैं ना, वो डीडीसी बात कर सकते हैं। बाकी और उनके साथ जो शौक रखते हैं नेतागिरी का, वो क्यों नहीं जाते हैं लोग? कोई नहीं आ रहा। खाली ये बताया जा रहा है कि पूछे जा रहे हैं कि प्रशांत मल्होत्रा है, नरेश कुमार मल्होत्रा जी जिंदाबाद, नरेश कुमार मल्होत्रा जी जिंदाबाद, कन्नव मल्होत्रा है, प्रीतम भारद्वाज है, नरेश कुमार जी गुड स्टेप,
और प्रशांत मल्होत्रा है ग्रेट लीडर। क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा अभी लोग कह रहे हैं कि ग्रेट लीडर, लीडर तो अभी आप बने नहीं, अभी तो लीडरशिप की नहीं मुझे लग रहा है। देखो, लोगों ने काम तो देखा है। मैंने आपको बोला कि मैं बताऊं आपको, मेरी शायद छोटी उम्र थी जब मैं इस लाइन पे आया था। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं आप पॉलिटिकल पार्टियों के साथ? मुझे कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल। 30। एज कितनी रही? अब सच बताऊं तो यकीन नहीं मानेंगे लोग। हम सोशल एक्टिविटी करते रहते थे। अच्छा। कुछ नेताओं को हमारी सोशल एक्टिविटी पसंद आ गई, अच्छा। तो कुछ नेता उस समय हमारे साथ अटैच हो गए। जो नेता होता है वो दूरदर्शी होता है, उनको पता था आज 13-14 साल उम्र है, जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हो सकता है ये बालिग हो जाएं, तब हमारी मदद भी करेंगे, हमें वोट भी करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, वो हमारे संपर्क में रहे और हम इस दलदल में आ गए। अच्छा, एक प्रश्न आया अनिल मगोत्रा जी हैं, नरेश शर्मा जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। अनिल जी हमें बताएं कि उन्होंने क्या किया है ताकि हम इनके साथ जो है वो सवाल करेंगे। अब आप बताएं कि ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत कुछ किया, क्या करते हैं वो आप? देखो, मैंने यही बोला कि सोशल लोगों को हम करते रहते हैं। अब कौन सी उनको याद आ गई, कौन सी हमारा काम उनको याद आ गया। अब इतने काम 30 साल के इतने काम याद रखना असंभव हो जाते हैं। अच्छा। और मैं डायरी नहीं बनाता और किसी पे एहसान नहीं करता कि मैंने काम कर दिया तो मैं वो लिख के रखूं। सोशल मीडिया पे कभी सोशल जो कार्य है वो मैंने कभी बताए नहीं। तो हो सकता है किसी के काम आया हूं, किसी के काम हुआ हो, तो वो बेचारे, मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। डॉक्टर साहब, क्या किस चीज़ों को बदलाव चाहिए अब पौनी को जो डेवलपमेंट करना हो, कि क्या चीज़ें चाहिए जो डेवलपमेंट हो सकती हो, पौनी जो है वो खुशहाल रहे, लोग जो है वो हॉस्पिटल में उनका इलाज हो? किस तरह से, अगर आप काफ़ी समय से अगर पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका तजर्बा क्या है? मैंने आपको पहले पूछा था इस हॉस्पिटल में क्या बेनिफिट रहता है? जो PHC था इसे जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस बना दिया, क्या बेनिफिट रहता है, अंतर क्या रहता है? देखो, जो डिमोशन हेल्थ एंड वेलनेस आपको शरीर के बारे में, स्वस्थ रहने के बारे में अवेयर किया जाए। जहाँ पे हाँ, डॉक्टर आए अवेयर करेंगे आपको, जो ये अपनी वैक्सीनेशन के बारे में, किस तरह से हम ठीक रह से, वेलनेस समझो एक किस्म का योगा हो गया। अच्छा। उसके बारे में बताएंगे आपको। बाकी और छोटी मोटी एक्टिविटी उसमें होती रहती है। अगर ये अपग्रेड कराना पड़े तो PHC जरूरी था कि हेल्थ एंड वेलनेस जरूरी था? अब ये हो गया कि PHC से बना दिया इन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस, अब हेल्थ एंड वेलनेस से PHC बनेगा कि अपग्रेड हो जाएगा? देखो, हेल्थ एंड वेलनेस आपको बता दीजिए, आपकी सेहत के मतलब जो बातें जो की जाए। अपग्रेड तो इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चाहिए ना, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं चाहिए। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी रखना है तो थोड़ा इसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ा सकते हैं, बेड की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, 8 बेड है जहाँ पे, ठीक, और बढ़ा सकते हैं थोड़े। जो स्टाफ है उसको बढ़ा। एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बन सकता है जहाँ पर यात्रा इतनी जाती है शिवखोड़ी में, तो कुदरती हो जाता है। जब इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो वो एक्स्ट्रा दे सकते हैं, इसके साथ वो सब कुछ हो सकता है। पर पीछे ले आ रहे हैं ना, ये आगे नहीं लेके जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। इसको आगे बढ़ाना था। ये इसका क्रेडिट किसको जाएगा? किसकी सरकार? ये तो जब भाजपा वाले आपके साथ बैठते हैं तो उनको पूछा जाए। इसलिए आपने भाजपा छोड़ दी? बिल्कुल, मैंने बोला ना, हमने डंके की चोट पे भाजपा छोड़ी है, छोड़ दी है। काम करते तो हमें क्या जरूरत थी? ना तो ये कैसे सोचा कि DDC या BDC की इलेक्शन लड़ सकते हो आप कि सीधे MLA की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। DDC भी लड़ सकते हैं। देखो, पीछे रिजर्व हो गई थी, तो हो सकता है रिजर्व नहीं होती तो मौका मिलता मुझे, तो नहीं मिल सका मौका। जरूरी थोड़ी है, सेवा करनी है। सेवा तो एक पंच बन के भी कर सकता है आदमी, जरूरी नहीं MLA ही बनना है। ये तो तब आप एक पंचायत की कर सकते हो, अगर MLA बन सकते हो तो आप पूरे। देखो, पंचायत का भई आ गया, जब मैंने पंचायत की लड़ना सोचा तो तभी रिजर्व होगी वो। अच्छा। तो वहाँ भी रह गया हम। ठीक। हाँ, चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। एक बार मैं सभी आपका भी शुक्रिया करता हूँ और पौनी ब्लॉक के सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार दिया अपने कमेंट्स में। थैंक यू। लोग थोड़ी बिजी रहते हैं, रात को ज़्यादा देखते हैं ये। चलो, रात को तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का हमारे साथ जो है वो ज्वाइन करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेश जी। आने वाले समय में हो सकता है कि MLA की इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। आप लोगों के क्या सवाल रहेंगे वो जरूर जो है वो लिखिए, और हो सकता है कि नरेश शर्मा जी जो है, नरेश कुमार जी जो है वो उन्हें देखें और आपको रिप्लाई भी करेंगे। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी JK न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।